हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे मेरे लेक्चर। आपको अच्छी तरीके से हमारी तैयारी भी चल रही है और हमारी जिस तरीके से तैयारी चल रही है हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा ही करेंगे और हम गुड स्कोर करेंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में 150 प्लस हमारे मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे ग्रेविटेशन की बात करेंगे। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज वो आपको अच्छी लग रही होगी। ऑफकोर्स अच्छी लग रही है। आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरीके से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी 500 जो सब्सक्राइबर है उसको क्रॉस कर लेंगे और मुझे ये भी गारंटी है कि आप लोग अच्छे तरीके से मेरे को रिस्पांस करोगे हर एक इसमें। तो इसकी बात करते हैं। अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 से 16 क्वेश्चन देखेंगे, दो पार्ट में इसको देखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओनली एप्लीकेबल ऑन आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरा आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइड है? बिल्कुल भी नहीं। यूजिंग डबल द मोशन ऑफ द सैटेलाइट ओनली, नहीं, सिर्फ सैटेलाइट के मोशन के लिए नहीं है। ओनली कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ द सैटेलाइट एंड प्लैनेट, एकदम सही। कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ द सैटेलाइट एंड प्लैनेट, दोनों का आएगा। तो एकदम थर्ड आंसर। इसलिए तो हमारे प्लैनेट्स एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो एक साथ घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं आपको। ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर नहीं होता तो सब अलग अलग भाग रहे होते, उड़ ही रहे होते सब। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन तो भाई तुम लिख लो, कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, कोई भी लिख लो, या तो फिर आपकी जो है सबके क्वेश्चन आंसर एक ही होते हैं, बस कंसेप्ट थोड़ा ये होता है, कभी कभी तो आंसर भी सेम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लो, किसी में भी आ जाएगा, कोई भी टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी रटना चाहिए आपको, 4G आंसर आता है इसका। ठीक है, तो रट जाता है भाई, ये हर बार क्वेश्चन पूछते हैं इसको, कभी केजी चेंज कर लेता तो ठीक है, हमें पता है कैसे करना है इसको। ठीक है, तो अगर मेरे जो है मास मेरा 3 kg दे रखा है, 3 kg, ये जा रहा है मेरा 1 kg तक, 1 kg, फिर उसके बाद 2 kg, 2 kg, फिर मेरा 4 kg, 1 kg, 4 मीटर दे रखा है। अच्छा, एक्स दे रखा है, सॉरी 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 सॉरी। तो मेरा बात कर रहा है 3 kg की अलोंग बात कर रहा है, और एक मेरा 1 kg की जो है मास, जो है मेरे कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 kg 1 kg 1 kg, मेरे डिस्क्रीट एलिमेंट मेरे 1:2:4:8 इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की, यहाँ पे बात करेंगे तो दोनों में देखना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पे पहले तो G×3 इन ब्रैकेट 1 की बात करूंगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। मेरा इस वाले 3 kg के लिए मैंने बात किया, और इस वाले 1 से मैंने बात की, और 1 से मेरा किस तरीके से आएगा, मेरा आपका 1 के लिए एक और आ जाएगा, एक और जो 2 मीटर के लिए आप निकाल सकते हो, 3G×3:1:10 की पावर 2 का स्क्वायर, इस तरीके से सो ऑन होते रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इसमें लिख दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, एक मिनट मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ इसको। तो बात करते हैं यहाँ पे, कितनी बात करें हमने, G×3:1 रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन में कितना, मेरा 1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस मेरा कितना आ जाएगा, G×3:1/2 का स्क्वायर, सो ऑन, ऐसे ऐसे जाते जाते 248 के लिए आपको सीरीज देखने को मिल जाएगी। तो इसको आसान फॉर्मूला है, इसमें जो G/3 कॉमन लिख लो, और आपका जो आसान फॉर्मूला है 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, तो डिफरेंस को आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है, मेरे को 1/4 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तब आपका आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। 4 का डिस्टेंस कैसे हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1:1:4 1:16। ठीक है, तो मेरे को 4 का डिस्टेंस, 4 का टेबल, ये x का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये चीज याद रखना। तो 1/4 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है मेरे को, और 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस डिफरेंस कितना है दो टर्म के बीच में, तो ये चीज आएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आता है, 4G आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses एट द डिस्टेंस d apart at the 6 न्यूटन, their masses are taken to the moon and kept at the same separation than the force between them। तो भाई सेपरेशन तो सेम है, इनके अंदर पोजीशन सेम है, तो आप कहीं पे भी लेके जाओ ग्रेविटेशनल फोर्स तो न्यूटन जितना लग रहा है मेरा उतना ही लगेगा। कितना लगेगा, 6 न्यूटन ही लगेगा, कहीं पे भी लेके जाओ। अगर यहाँ पे फोर्स की सेम बात कर रहा है ना, फोर्स की अगर सेम बात कर रहा है तो फोर्स की तो आ ही जाएगी। फोर्स का तो कुछ डिस्टेंस फोर्स की यहाँ पे दे रखा है सेम, और सेम सेपरेशन भी दे रखा है, तो मेरा मीडियम जो है, मीडियम के ऊपर डिपेंड तो करता ही है मेरा ग्रेविटेशन फोर्स, तो मेरा 6 न्यूटन ही आएगा। अगर आपको ऐसा पूछा होता मून और अर्थ के बीच में कितना फोर्स का डिफरेंस है कंपेयर करो, तो 6 टाइम कम होता है मेरा अर्थ के ऊपर। अगर मैं बात करूंगा फोर्स जो है मेरे मून के अंदर फोर्स जो लगाता है अर्थ, वो एज कंपेयर टू अर्थ में तो 6 टाइम कम होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें प्लीज ऐसे मत करना 1/6 कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 1 कर दोगे, सॉरी 1/6, 6 को इंटू 1/6 कर दोगे 1 आ जाएगा, तो नहीं, ऐसा मत करना, आपका फोर्थ आंसर ही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ द मासेस m प्लेस इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको पता है किस तरीके से होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का रेडियस निकाल सकते हो आप, बहुत आसान होता है।
ये मेरा एल होता है, ये मेरा एल होता है, ये इतना इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, मेरे एम 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 इस तरीके से प्रेजेंट है, ये मेरा एल है एल है एल है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये आपका एल दे रखा है, मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या निकलता है मेरा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, ये आर होगा, ये कुछ सर्कल से ही तो हम ट्रायंगल निकालते हैं, तो ये मेरा कुछ आर होगा, तो आर कॉस थीटा कितना आ जाएगा मेरा आर, मेरे को यहाँ पे लेंथ निकालना है ना सारे मास से, तो आर कॉस 30 मेरा कितना आ जाएगा एल बाई टू दे रखा है, तो मेरा आर कितना आ जाएगा, आर मेरा आ जाएगा एल बाई रूट थ्री, एल बाई रूट थ्री, तो आर मेरा एल बाई रूट थ्री है, तो एल बाई रूट थ्री को इंटू कर दो इसमें, तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स में आप इंटू कर दो, तो कैसे करोगे, रुक जाओ फिर से देख लेते हैं हमें क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से पूछा है ना, नहीं विच ऑफ द एंगुलर स्पीड आपको यहाँ पे बॉडीज की पूछ रखी है, तो बहुत ही आसान है, एंगुलर स्पीड की जो सेंटर ऑफ मास से तो मेरी यहाँ पे जा रही होगी, ये जो सर्कल दे रखा है सर्कल के अंदर इसकी एंगुलर स्पीड कुछ लग रही होगी, इस तरीके से नहीं सर्कल बनेगा, सॉरी 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 सॉरी, ढंग से बना ही देते इसको, आर तो निकाल लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सर्कल, सर्कल में दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये मेरा आर हो गया, थोड़ा देख लेना यार, इसमें लिखना बहुत हार्ड होता है यार ये ग्राफिक पैड के ऊपर, ये मेरा क्या हो गया आर हो गया, ठीक है, और ये मेरी ये जो है मेरी ये जो होगी मेरी यहाँ पे लेंथ हो जाएगी, ये मेरी लेंथ हो जाएगी एल बाई टू, ये भी मेरी एल बाई टू, यहाँ पे मेरा आर हो जाएगा, तो आर कितना आ गया, आर एल बाई रूट थ्री आ गया, एल बाई रूट थ्री अगर मेरा आंसर आ गया तो आपको क्या निकालना है, ओमेगा स्क्वायर, मेरे को एंगुलर में अगर मेरे सेंटीमीटर फोर्स कितना लग रहा होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू फोर्स कितना है टोटल, रूट थ्री जी एम बाय एल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये कैसे आ गया, थ्री मेरे को मास दे रखे, थ्री को कॉमन ले लिया और एम का स्क्वायर कर लिया, और जी एम बाय एल स्क्वायर कितना दे रखा है मेरे को बता सकते हैं, एल कितना आएगा मेरा बता सकते हो, एल कितना आएगा, एल स्क्वायर, एल की जगह पे आपको कितनी वैल्यू डालनी बता सकते हो, एल की जगह पे, एल की जगह पे तो एल ही रहेगा, आर की जगह पे क्या डालोगे, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाय रूट थ्री, ओके, एल बाय रूट थ्री इज इक्वल टू इधर रूट थ्री जी बच गया, अंडर रूट थ्री जी, एम और एल बाहर आ गए, एम और एल बाहर आ गए, एम और एल, एम से एम कट गया, एल का नीचे स्क्वायर चले जाएगा, एल का नीचे स्क्वायर चले जाएगा, ठीक है, रुक जाओ यार हमने क्या फॉर्मूला गलत लिखा है क्या इसका, एक और बार करते हैं, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एफ नेट फोर्स हो जाएगा रूट थ्री टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा, एफ के जगह रूट थ्री इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, इस तरीके से एल स्क्वायर है, सॉरी एल लेंथ है सर्कल का, एल स्क्वायर आ जाएगा ट्रायंगल का, इक्वल टू मेरा एम ओमेगा स्क्वायर आर, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसमें जगह कम हो जाती है यार, इतने बड़े क्वेश्चन ले लेते तो जगह कम हो जाती है, तो लिखने में सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती है, तो मेरा क्या आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू रूट थ्री जी एम स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा मेरा, रूट थ्री जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एम से एम तो कटेगा, ठीक है, इस तरीके से एम से एम तो कटेगा, ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो आप ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ओमेगा कितना आएगा बता सकते हो आप, ओमेगा स्क्वायर कैसे आएगा, रूट तो थ्री हटेगा, अंडर रूट जी में आ जाएगा, थ्री तो बाहर आ जाएगा, पर आर की जगह पे एल बाय रूट थ्री भी दे रखा है, तो रूट थ्री तो थ्री बाहर आ गया, रूट थ्री हो गया, तो थ्री ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री आ गया, इज इक्वल टू जी एम बाय एल आ गया, एल क्यू एल बाय रूट थ्री, एल की जगह पे डाल दे तो यहाँ पे एल बाय रूट थ्री अगर मैं डाल दे तो आर की जगह पे तो एल से एल कटेगा, रूट थ्री ऊपर चला गया, तो ये मेरा आंसर आ गया, जब आप इसको अंडर रूट करोगे थ्री जी एम बाय एल क्यूब, नहीं एल कटेगा नहीं, एल तो इधर इंटू में जाएगा यार, एल को क्यों काट रहा हूँ मैं पागल हो रखा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज बहुत बहक गया, तो यहाँ पे एल स्क्वायर नहीं एल क्यूब आ जाएगा, तो अंडर रूट थ्री जी एम बाय एल क्यूब मेरा आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज भाई समझ लेना, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए, मेरा यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है किसके ऊपर डिपेंड करता है बता सकते हो आप, तो मेरा वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मेरा नेचर ऑफ द मटेरियल बिल्कुल भी नहीं, हीट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता भाई, नॉन ऑफ दिस आना चाहिए, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, four particle of masses m, 2m, 3m and 4m are kept in a sequence at the corner of the square of the side A and magnitude of gravitational force acting on the particle m placed at the center of the square will be, तो अच्छा तो यहाँ पे मेरे को ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मेरे को इस तरीके का स्क्वायर दे रखा है m 2m 3m 4m, ये इस तरीके से दे रखा है और मेरे को सेंटर ऑफ द मास में यहाँ पे पूछ रखा है, तो काफी आसान है, आसान कैसे इस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे मेरा इस m की तरफ कितना लगेगा, ये वाला मेरा जो m लग रहा है इसमें f लग रहा होगा, इस तरफ f फोर्स लग रहा होगा, इसमें भी मेरा कितना लग रहा होगा 2f लग रहा होगा, इसमें मेरा लग रहा होगा 4f और इसमें लग रहा होगा मेरा 3f, तो जब आप इसको कट करोगे तो यहाँ पे 2f बच गया,
इस तरफ मेरा 2F बच गया, जब इसको कट करोगे आपका बड़ा फोर्स यहाँ पे 2F बच गया, ठीक है। जब नेट निकालोगे तो यहाँ पे F नेट आएगा, तो F नेट कैसे निकालोगे, F नेट क्या आ जाएगा मेरा, F नेट आ जाएगा अंडर रूट 2F, ठीक है, अंडर रूट 2F। और F कितने हैं मेरे, 2 है ना, और F की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, अंडर रूट F आ जाए, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2F आ जाएगी, तो अंडर रूट 2F आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से F लिखा है मैंने, √2F को, ठीक है। तो F अगर मेरा F इस तरीके से 90 डिग्री में प्रेजेंट होता है, जो मेरा F इस तरीके से 90 डिग्री में प्रेजेंट होता है, तो मेरा क्या आता है, √2F आता है। और यहाँ पे F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2F, यहाँ पे 2F डाल दो, 2F जब डाल दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2, ठीक है, gm स्क्वायर इंटू 2/a स्क्वायर, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्यों, gm स्क्वायर/a स्क्वायर, ये gm स्क्वायर/a स्क्वायर जो मेरा इंटू 2 क्यों किया मैंने, दो फोर्सेस की यहाँ पे बात हो रही है ना, यहाँ पे दो फोर्सेस की यहाँ पे बात हो रही है, तो इंटू 2 भी करना जरूरी था, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4√2 gm/a स्क्वायर, तो मेरा 4√2 gm स्क्वायर/a स्क्वायर, तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, if the distance between the center of the earth and the moon is d, the mass of the earth is 81 times that of the moon, and what is the distance from the center of earth and gravitational field will be to be 0, तो 0 कब होगा तो बताना है मेरे को, बहुत ही आसान है, इसको मून ले लो, इसको अर्थ ले लो, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे को, d, ठीक है। तो मेरे को एज एन एक्स डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं मून से यहाँ पे एक्स डिस्टेंस कंसीडर करता हूं, तो मेरा ये 1d-x हो जाएगा। तो इसको आप बहुत आसान तरीके से करना शुरू कर दोगे। जब आपको x निकालना होता है तो x को फॉर्मूला हो जाता है d/√n-1, n आपका क्या हो जाता है, आपका n कितना हो जाता है, आपको पता होना चाहिए n कितना होगा, यहाँ पे 81 टाइम्स दे रखा है मेरे को d के वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे को बता सकते हो, एन की वैल्यू कितना 81 टाइम्स दे रखा है, तो जितना मास टाइम्स में बढ़ा होता है उतना एन की वैल्यू होती है, तो इसमें एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, जितना मास बढ़ा है। अगर मेरा एम था पहले, फिर 2m हो गया, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर मेरा एम था पहले, फिर बाद में 8m हो गया, तो मेरा कितने इंक्रीज हुआ 8 टाइम, तो एन की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इसी की तरीके से 8 डाल दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, d/√81 प्लस -1, तो मेरा आंसर क्या आएगा, d/9 आ गया। d/9 मेरा मून से लेके तो मेरा डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पे 0 हो रही है वहां पे पूछा है, तो d में से d/9 माइनस कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, एक मिनट, +1 है ना, यहाँ पे +1 है भाई, माइनस नहीं है, +1 है, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, ठीक है, +1 है, +1, तो 10 आना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा 9d/10 आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रेविटेशनल इज द फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कितने पॉइंट मास ओनली एंड आर्बिट्री शेप ओनली प्लैनेट ओनली। तो मेरे क्या है यहाँ पे आर्बिट्री शेप मासेस की बात कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन आर्बिट्री शेप मासेस के बीच की बात कर रहा है, एनी आर्बिट्री शेप ऑफ द मासेस की बात कर रहा है, तो एकदम सही है मेरा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल देन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर मैं बात करूंगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस के कैसे होता है, एक मिनट, फोर्स पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मतलब फोर्स पूछ रहा है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पूछ रहा है मतलब फोर्स की बात कर रहा है यहाँ पे। तो मेरा फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेरा r² से, तो ये चीज पता होगी। तो अगर आपका f है और पहला अगर r है, ठीक है, तो 2 मासेस इज डबल डिस्टेंस, जब मेरा f' का हो जाएगा यहाँ पे, जब मेरे 2 मासेस का स्क्वायर कर दिया है इस तरीके से, तो f' कितना हो जाएगा, f/4 हो जाएगा मेरा f', तो क्या हो गया, रिड्यूस बाय हाफ, रिड्यूस बाय क्वार्टर, मेरा क्वार्टर से रिड्यूस हो गया, तो मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, इफ द टू स्पेयर ऑफ द मासेस m and m is situated in air, gravitational force between them is F, then the space around the masses is now filled with the liquid and specific gravity is 3, the gravitational force will be now, तो will now be, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, तो कैसा होगा बता सकते हो आपको, यहाँ पे मेरा m दे रखा है और ये मेरा कैपिटल M दे रखा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मीडियम के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, तो मेरा F ही आंसर चले जाएगा, जितना F फोर्स लग रहा है उतना ही लगेगा, कुछ भी डिपेंड नहीं करता है मेरा मीडियम के ऊपर इसी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओ वन एंड ओनली गिव इजीली वेट ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ यूजिंग द फॉर्मूला। तो मेरा जो है अगर ग्रेविटेशनल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, तो मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, g=m/re², ठीक है। और फिर मास की अगर मैं बात करूंगा, तो मेरा g(re²) g देखने को मिलेगा, स्मॉल g, re²
जी देखने को मिलेगा। आपको पता है एक्सेलरेशन निकाल लिया तो आपको मास भी निकाल लोगे, तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो किसके अंदर देखने को मिल रहा है मेरे को, सेकंड ऑप्शन में एकदम करेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सर्फेस डिपेंड ऑन, तो मेरी वैल्यू ऑफ जी है किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो मेरी है अर्थ के स्ट्रक्चर के ऊपर और अर्थ के रोटेशन के ऊपर भी, मोशन ऑफ द रोटेशन के ऊपर भी जी मेरा डिपेंड करता है ऑन द बोथ ऑफ द अबोव, मेरे बोथ ऑफ द आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द वैल्यू ऑफ जी इज रिड्यूस टू द हाफ इट्स वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ एट एच देन, तो मेरी जी की वैल्यू अगर मेरा क्या कर रहा है हाफ कर दी है, तो आपका जी की एच की टर्म्स में अगर मैंने निकाल दिया है तो आपका फिगर चेंज के लिए जी एम बाय आर प्लस एच हो जाता है, आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाता है, आपको ये करना है। तो आपका क्या बोल रहा है, जी इज रिड्यूस टू हाफ, तो मेरा जी क्या हो गया, जी बाय 2 हो गया, तब मेरी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जी बाय जब मेरा 2 हो गया तब मेरी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप निकाल सकते हो, बता दीजिए। जी की वैल्यू मेरी तो जी नॉट के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या मैं जी की वैल्यू, अगर आपको पता हो कि जी नॉट के टर्म्स में, तो जी एच हो जाता है मेरा जी नॉट बाय आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये मेरा जी नॉट जी एच हो जाता है। तो आप इसको कर सकते हो। तो मेरा पहले की जो वैल्यू है, पहले की जो वैल्यू है मेरी क्या हो गई थी, जी नॉट की हाफ हो गई थी, तो मेरा जी नॉट की हाफ हो गई थी, तो मेरी जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या अगर डालूंगा मैं यहाँ पे जी नॉट बाय आर प्लस एच डालूंगा, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो जी नॉट क्या हो गया मेरा आधा हो गया था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी कि मेरा यहाँ पे जी नॉट जो है पूरा ही आधा हो गया है, तो जी नॉट से जी नॉट कटेगा। व्हेन वैल्यू ऑफ जी इज रिड्यूस टू हाफ द वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एट हाइट एच, ओके, जो मेरी हाइट एच होगी तो क्या होगा, तो मेरे हाफ कर दो, ये वाली वैल्यू को हाफ कर दो, ठीक है, तो मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, तो इसको हाफ कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर प्लस एच मेरा आ जाएगा अंडर रूट 2r, इस तरीके से आ गया, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 और रूट 2 आंसर आना चाहिए। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है क्या मेरे को, बिल्कुल भी नहीं, इधर माइनस में जाएगा तो माइनस आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, माइनस प्लस को भी भूला मत कीजिए, ठीक है, तो माइनस प्लस को भी भूला मत कीजिए, तो मेरा यहाँ पे फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे रूट 2 माइनस 1, यहाँ पे r देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आर देखने को मिल रहा है आपको, तो इस तरीके से आपका आंसर एकदम करेक्ट आ गया, आपको समझ में आ गया, तो आपका फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया, जी की जो है वैल्यू, जी का जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, जी नॉट का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच। जी ऑफ एच क्या हो गया मेरा, जब हाइट ऑफ द एच मेरे को यहाँ पे बोल रहा है ना, तो मेरे हाफ हो गई वैल्यू ऑफ द अर्थ सरफेस से, तब की बात कर रहे हैं। When the radius of the earth reduce 1% without changing the mass, then acceleration due to gravity will be, तो अगर मेरा radius of the acceleration without changing the mass, then acceleration due to gravity, तो मेरा ग्रेविटी अगर मेरा जी नॉट की अगर बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 आर ई, आर ई से होता है, आपको पता होगा। जी मेरा क्या होता है, जी मेरा होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, तो डेल्टा जी बाई जी अगर मैं करता हूँ, डेल्टा जी बाई जी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 डेल्टा आर बाय आर, 2 डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर बाय आर कितना दे रखा है 1%, तो मेरा डेल्टा जी बाई जी में कितना परसेंट देखने को मिलेगा, 2% चेंज देखने को मिलेगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, तो मेरा इंक्रीज बाय 2% कैसा होगा, इंक्रीज बाय 2% मेरे को देखने को मिलेगा रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज जी, अर्थ सरफेस इज जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, तो मेरे 32 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल की यहाँ पे बात कर रहा है, तो कितना आएगा बता सकते हैं आप, बता सकते हैं आप, बता सकते हैं, काफी आसान है, आपका देखने को मिल रहा है आपको 32 किलोमीटर, कैसा है मेरा स्मॉल चेंज है, तो स्मॉल चेंज के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था, जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर, ये हमारा स्मॉल चेंज के लिए फॉर्मूला था, क्योंकि एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में तो स्मॉल चेंज ही है ना, तो आप इसमें डाल दो, काफी आसान तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा, तो जी माइनस यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या डालू मैं यहाँ पे, बता दीजिए, आर की वैल्यू डालूंगा 6400, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए 6400 जब मेरी वैल्यू आ जाएगी, तो आप जब इसको करोगे 2 टू द 4 जो 64 माइनस 1 करोगे तो 164 इसमें से माइनस करोगे तो किस तरीके से आंसर आएगा, कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे क्या करोगे आप, जी नॉट इंटू में है भाई, जी नॉट इंटू में डाल,
तो जी नॉट की बात करते हैं यहाँ पे 64 माइनस 64,100 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 64, तो इसको आपको कुछ नहीं 64 को एक एक टर्म से डिवाइड करते रहो, तो जी नॉट कितना आ जाएगा मेरा 100 माइनस 1/100, 1/100 आ जाएगा क्या ये नीचे, हाँ 6400 है ना, तो ये 1/100 आ जाएगा, 100 आपका कॉमन आ जाएगा, तो मेरा जी नॉट कितना आ गया 99/100 ये आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.99 जी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.99 जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्मॉल चेंज का फॉर्मूला डालना था और उसमें से वैल्यू आपको पुट ऑन करनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इमेजिन द न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एंड ऑफ द अर्थ बट द रेडियस इज 3 टाइम बिगर देन द अर्थ। तो आपको मैंने जी की वैल्यू बता रखी, जब हमारा डेंसिटी सेम होता है, जब मेरा डेंसिटी सेम होता है तो मेरा रेडियस ऑफ द अर्थ क्या मेरा जो ग्रेविटेशनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ द अर्थ से मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो 3 टाइम्स बिगर कह दिया मेरे को रेशियो ऑफ द अर्थ को, तो 3 टाइम्स अगर बिगर कह दिया है तो आपको पता होना चाहिए जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, अगर मेरा जी डैश क्या आ जाएगा G/9 3 जी देखने को मिलेगा आपको, 3 टाइम्स इंक्रीज किया ना, तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, if the change in value of g and height h above the surface of the earth and same at the depth x below it, then both x and g h की यहाँ पे बात कर रहा है, तो बोथ की अगर मैं बात करता है तो हमारी आसानी से निकाल सकते हो, डेल्टा जी बाई जी मेरा जो आ जाएगा, आपको पता है कि 2h/r आपका होता है, और उसके बाद डेप्थ की अगर मैं बात करूंगा तो d/r होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसको आप जब इक्वल करोगे 2h इज इक्वल टू d, तो डेप्थ कितना आ जाएगा मेरा, डेप्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2h, तो डेप्थ कितनी दे रखी है x दे रखी है, तो 2h मेरा आंसर चल जाएगा। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि डेप्थ की बात क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन के किस तरीके से फॉर्मूले मैंने डाले हैं, स्मॉल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अगर मेरी डेंसिटी सेम होती है तो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेडियस होता है, अगर मेरी डेंसिटी सेम नहीं होती है तो आपको मैं बताता हूँ कि किससे प्रोपोर्शनल, तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो डायरेक्टली अगर मेरा रो सेम होगा तो मेरा जी नॉट जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही आएगा, और अगर मेरा जो है मास अगर सेम होंगे तो मास जो है मेरा जी नॉट जो है मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही आएगा, अगर मास सेम हो तो उसके बाद, और मेरा जो है डेंसिटी अगर सेम हो तो मेरा जी नॉट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही आएगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, the depth at which the effective value of the acceleration due to gravity is g/4। मेरी जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वैल्यू जो दे रखी है g/4 दे रखी है, तो क्या आंसर आएगा मेरे को बता सकते हो आप इसमें, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g/4, तो क्या आएगा मेरा आंसर बता सकते हो आपको, आंसर यहाँ पे बता सकते हो आप मुझे, मेरा g/4 आंसर दे रखा है, तो बता सकते हो क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, तो काफी आसान है, मेरा जी एच हो जाता है जी नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर, डेप्थ की बात कर रहे हैं ना, 1 माइनस डी बाई आर, ये आपका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो मेरी जी इफेक्टिव वैल्यू अगर मेरी g/4 हो गई इज इक्वल टू जी नॉट, वही जी नॉट बाई 4, 1 माइनस डी बाई आर आ गया, इसको कर लो जी नॉट से जी नॉट कैंसिल कर लो, 1 माइनस में उस तरफ 1/4 को प्लस में चले जाओ, या फिर आर माइनस डी इज इक्वल टू कर दो, आर माइनस डी इज इक्वल टू 1/4 आर, आपका आंसर चले जाएगा 1/4 आर, आपका आंसर चले जाएगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम r इज इक्वल टू 4r माइनस 4d, आपका आंसर यहाँ पे चले जाएगा, 4r इस तरह माइनस में चल जाएगा तो 3r आंसर आएगा माइनस में इधर 4r बची गया माइनस से, 4d बची गया माइनस से माइनस कर दो, तो मेरा d कितना आ गया, d मेरा आ गया 3r/4, मेरा आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा जो है सेकंड ऑप्शन जो है 3r/4 यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज rho आर रिलेटेड टू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, तो मेरे को एक्सेलरेशन ग्रेविटी की बात कर रहा है यहाँ पे, आपको रिलेटेड किन चीजों से हमारे ग्रेविटेशन को रिलेट कर सकते हो, तो हमारे ग्रेविटेशन की वैल्यू पूछ रहा है, तो आसानी से डाल लो, एक्सेलरेशन होता है मेरा gm/r², और m की जगह पे आप डेंसिटी भी और रो बाय वॉल्यूम की रो इंटू वॉल्यूम कर सकते हो, तो g कितना आ जाएगा मेरा, g इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय r, r से 8 कटेगा तो ऊपर r² बच गया, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मेरा ऊपर कितना बच गया, नहीं एक मिनट, नीचे भी तो r² है, तो मेरा ऊपर कितना बच गया, एक r बच गया, तो मेरा रो की वैल्यू कितनी आ गई 3g स्मॉल g कैपिटल G बाय 4 पाई r, ये मेरा आंसर आ गया रो की वैल्यू। तो किसके अंदर देखने को मिल रही है आपको आंसर,
आंसर देखने को मिल रहा है मेरे को, किसके अंदर देखने को मिल रहा है, बता सकते हो आप? ये तो जी, कैपिटल जी तो नीचे जाना चाहिए था। ठीक है, कैपिटल जी ऊपर क्यों लिख दिया मैंने? ऊपर नहीं, नीचे। तो मेरा जो आंसर देखने को मिल रहा है, आई थिंक सो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, एकदम सही। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन खत्म होता है गाइस। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन।